हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेश सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, अब आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, ठीक है। और फिर हम देखेंगे इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, एसएचई के बारे में, नर्न्स इक्वेशन एंड उसके जो भी रिलेशंस हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की। पे देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जिसमें आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ऐसे नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस में, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में आप इसको कन्वर्ट करते हो एंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है उससे आप नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को जनरेट करते हो, ठीक है। सीधी सीधी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रिसिटी से आपने इलेक्ट्रिसिटी बनानी है आपने, किससे? केमिस्ट्री से, केमिकल एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, ठीक है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल, ये उसके नाम है अलग अलग। तो अगर आपको आ जाए गैल्वेनिक सेल, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वोल्टेक सेल वो भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दोनों सेम नाम है, ठीक है। जैसे आपके एक नाम, एक जने के तीन चार नाम होते हैं ना, वैसे इलेक्ट्रो केमिकल सेल के भी तीन चार नाम है। ऐसे गैल्वेनिक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही नाम है, वोल्टेक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही नाम है, ठीक है। अच्छा, पर इनकी एक एग्जाम्पल है, दैट इज डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या है? जिंक और कॉपर का बना होता है, जिंक और कॉपर का बना होता है डेनियल सेल। ये आपकी एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल की। डेनियल सेल इज नॉट अ गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल इज नॉट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। मतलब अगर आप कहो कि हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेनियल सेल होगा, नहीं, जिंक और कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा उसे हम बोलेंगे डेनियल सेल, ठीक है। कुछ इस तरह की इसमें इक्वेशन होती है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जिंक और कॉपर का होता है, तो जिंक इसमें जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू Zn2 पॉजिटिव, एंड कॉपर आपका रेसिड्यू फॉर्म में जो है आपका एक्वस से सॉलिड में बन जाता है, ठीक है। 1.1 वोल्ट का इसका पोटेंशियल होता है, ठीक है। और इसकी कंसिडरेशन Zn2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसिडरेशन आप लेते हो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आप कंसिडरेशन लेते हो, ठीक है। एक मैंने अभी बात की थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा? ऐसा डिवाइस जो अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस आपने लेके आनी, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस लेके आनी। उसके लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी जो आप बना रहे हो, इलेक्ट्रिकल, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट हो रही है उससे आप कोई केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हो, ऐसे सेल को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो इसको। अगर आप सबसे पहली फिगर को देखिए, नंबर 1 फिगर को देखें अब, ठीक है। अगर आपका जो आपका पोटेंशियल है वो लेस देन 1.1 वोल्ट है, लेस देन 1.1 वोल्ट है, ठीक है। तो वो जो आपका सेल होगा उसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आपका 1.1 वोल्ट के इक्वल आ गया पोटेंशियल, तो भाई कोई रिएक्शन नहीं होगी उसमें, ठीक है, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। और अगर पोटेंशियल आपने बढ़ा दिया देन 1.1 वोल्ट, तो वो आपका सेल कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और वो आपके नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो होनी नहीं चाहती थी, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती धक्के से जो रिएक्शंस करवाई जाएगी, दैट विल बी अंडर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, आई गेस थर्ड वीडियो में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिटेल में, ठीक है। आज हम अपना ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे ही रखेंगे। तो इसका कुछ डिफरेंस है कि भाई ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर है, ठीक है। इसमें एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका डेल्टा जी नेगेटिव है। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रोड है उनको दो सेपरेट बीकर में, दो सेपरेट चैम्बर या दो सेपरेट कंपार्टमेंट में रखना होता है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड को सेम बीकर में रखते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनको हम दो बीकर में लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए एक बीकर हम यूज़ करते हैं। फिर इलेक्ट्रोड जो है वो अलग अलग मटेरियल के होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक में आपके पास इलेक्ट्रोड सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट मटेरियल के भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास LOAN यानी कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। कौन कराएगा? एनोड कराएगा, उस पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है।
और LOAP यहाँ पे लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, एनोड करवाएगा, पर उस पर चार्ज क्या होगा, अब पॉजिटिव होगा। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं रिक्वायर्ड होता, सभी के बारे में देखेंगे। अच्छा, ये जो है ना आपकी ये निमोनिक ये वाला, आई रिमेंबर जब मैं आपकी एज में था ना, तो उस टाइम पे आपके आपके क्या, हम सब के प्यारे जो अलग सर है, उनकी लेक्चर्स में ये मैंने देखा था निमोनिक ये वाला, और तब से मेरे को याद है ये वाला निमोनिक। सो थैंक्स टू देम मैं भी अब वही वाला निमोनिक ही यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं भाई डेनियल सेल की। डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स तो आपके पास बहुत सारे होंगे, पर डेनियल सेल के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और उसी से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। डेनियल सेल में क्या होता है भाई, एक जिंक स्ट्रिप होती है, उसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया होता है। एक कॉपर स्ट्रिप होती है, उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया होता है। और ये दोनों सोल्यूशन आपके सेपरेट बीकर्स में होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये है आपका जिंक का, ये है आपका कॉपर, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है जिंक और कॉपर आयन की, वो है आपकी 1 मोलर है, ठीक है। और ये जो आपकी जो दोनों स्ट्रिप्स है, जिंक स्ट्रिप एंड कॉपर स्ट्रिप, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इनको आप एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू मतलब कनेक्ट करते हो थ्रू अ वोल्ट मीटर, जिसके 1.1 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, ये आपकी रही एनोड, ठीक है, ये आपकी रही एनोड। और ये जो कॉपर वाली है वो क्या होगी, आपकी कैथोड होगी, ठीक है। और एनोड पे अभी आपने देखा था क्या होता है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो एनोड पे है आपकी जिंक, आपकी अगर एनोड है तो उसकी ऑक्सीडेशन हाफ, इसको कहेंगे ये लेफ्ट साइड को, राइट साइड को आप कहेंगे रिडक्शन हाफ, ठीक है। लेफ्ट साइड को आप ऑक्सीडेशन हाफ, राइट साइड को रिडक्शन हाफ कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपकी क्या आएगी, जो आपका जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है। ऑक्सीडेशन करा रहे हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे इसमें, और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर गेन कर लेगा, ठीक है। कॉपर आपका गेन कर लेगा सोल्यूशन में से कॉपर आयन, ठीक है, और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। यानी कि यहाँ से आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जिंक जो है, जिंक रॉड, वो आपकी पतली होनी शुरू हो जाएगी, जिंक उसमें निकलना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाएगा, और कॉपर रॉड जो है वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, कॉपर उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यानी जिंक 2 पॉजिटिव आपका सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगा, और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है आपका, ठीक है, कॉपर आयन है वो सोल्यूशन से रॉड की तरफ आना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा भाई देखो, ये जो आपके 2 सोल्यूशन है ना, इनको आपने ज्वाइन किया विद द इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, जिसको आप बोलते हो सॉल्ट ब्रिज। सो ये है आपका, ये जो आपकी यू शेप ट्यूब है, इसको आप बोलते हो सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज की कॉम्पोजिशन क्या होती है भाई, सॉल्ट ब्रिज की कॉम्पोजिशन होती है, एक तो भाई ये सेमी सॉलिड पेस्ट है, ठीक है, ये आपकी सेमी सॉलिड पेस्ट होती है सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है। और उसमें आपके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होते हैं, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4Cl हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, इन अगर यहाँ जेलेटिन में, ठीक है। तो इससे आपकी एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, देखो भाई, एक टाइम पे ऐसे आयन आए जाएंगे, यहाँ पे जाए जाएंगे, तो यहाँ पे जो आपका एनोड है, एनोड पे इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि भाई पूछो ही मत, इतना पॉजिटिव आ जाएगा कि और जाएगा ही नहीं, जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ऑक्सीडेशन करेगा ही नहीं। और यहाँ पे इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, भाई पूछो ही मत, कॉपर वापस रॉड पे जाएगा नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे नीचे आने नहीं देगा, क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव निकलता है बाहर, ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव निकलता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो रॉड पे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और आपके किस में जा रहे हैं, सोल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन में जा रहे हो, कॉपर वो है आपका सोल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपका मतलब वहाँ पे ना, इतना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा कि आपकी रिएक्शन हो जाएगी स्टॉप, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी स्टॉप। पर इसको तो स्टॉप कराना नहीं है, इसको थोड़ा और ज़्यादा देर चलाना, तो उसके लिए क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। अगर सॉल्ट ब्रिज ना यूज़ करें तो भाई कुछ मिनट के लिए, शायद बोल रहा हूँ, कुछ मिनट के लिए चले। सॉल्ट ब्रिज के लिए कुछ काफ़ी दिनों महीनों में निकल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो होता है क्या है, सॉल्ट ब्रिज ना, यहाँ पे अगर ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव आयन बढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू नेगेटिव आयन आने शुरू हो जाएंगे, सो दैट कि इसमें ऑक्सीडेशन और चलती रहे। यहाँ पे आपके नेगेटिव आयन बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू
पॉजिटिव आयन आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आपने इलेक्ट्रोड पढ़े हैं जैसे KCl KNO3 या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो जैसे मान लो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव साइड में जाना शुरू कर देगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव साइड में जाना शुरू कर देगा और रिएक्शन को दोबारा से इलेक्ट्रोन्यूट्रिकली मेंटेन करके और फिर से रिएक्शन को चलाना शुरू कर देगा और आपकी सेल की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें सेमी सॉलिड पेस्ट आप लेते हो सो दैट के इजीली ट्रैवल भी कर सके, पर इतना ज़्यादा नहीं, आराम से जाए, आराम से जाते रहे। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, सॉरी फीचर्स क्या होते हैं इसके सॉल्ट ब्रिज के। एक तो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्शन में जाके रिएक्शन को इंटरफेयर ना करे। ठीक है, वैसे वाला नहीं जो इंटरफेयर करेगा वो नहीं यूज़ करोगे, तो हर रिएक्शन के लिए अलग होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो और दूसरा डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद सोल्यूशन इन ईदर ऑफ द कंपार्टमेंट, कहीं पे भी आपके कंपार्टमेंट में रिएक्शन नहीं करेगा, इस वजह से नेट सेल रिएक्शन के ऊपर ये कुछ छेड़ाखानी नहीं करेंगे। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, एक तो आपका फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करते हैं बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करके करंट का फ्लो अलाउ करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखते हैं सो दैट कि आपके जो इसकी सेल की लाइफ है वो ज़्यादा चले, ज़्यादा देर तक चले आपका सेल। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूँ अपने गैल्वेनिक सेल को अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो या अपने डेनियल सेल को, ठीक है, ये दिस इज़ योर डेनियल सेल, दिस इज़ योर डेनियल सेल, और आप गैल्वेनिक सेल को कोई सा भी आपका अगर गैल्वेनिक सेल हो आप इसी तरह से ही आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, डेनियल सेल की हेल्प से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो देखो भाई ध्यान से, आपका जो जिंक है ना, लेफ्ट साइड पे आपने क्या लिखना है, लेफ्ट साइड पे आपने लिखनी है एनोड वाली साइड, राइट पे आपने लिखना है कैथोड। जैसे आपने डायग्राम बनाई वैसे ही, क्योंकि बार बार डायग्राम तो आप बनाने नहीं लगे, हर यहाँ पे आपने डायग्राम नहीं बनानी है, आपने केमिस्ट्री देखनी है। तो लेफ्ट साइड पे क्या था एनोड, वहाँ पे क्या हो रही थी ऑक्सीडेशन, तो आपने कैसे लिखना, यहाँ पे आपने लिखी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये 0 है, 0 से कहाँ गया 2 पॉजिटिव में गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही भाई रिडक्शन। ठीक है, 2 पॉजिटिव से कहाँ आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है आपकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखोगे, रिडक्शन हाफ सेल लिखोगे और बीच में आप क्या बनाओगे सॉल्ट ब्रिज, जैसे 2 डंडी है ना, इसका मतलब क्या है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो इन दोनों को जब आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो 0 से 2 पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रही है 2 पॉजिटिव से 0 में आ रहा है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बीच में एक लाइन लगाओगे और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कंपार्टमेंट्स को आप बीच में से 2 लाइनें लगाओगे, जिसका मतलब क्या है भाई ये क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, और साथ में एक और चीज़, ठीक है, एक और चीज़, जब आपके आयंस है ना, जहाँ जहाँ पे आपके आयंस आएंगे, ठीक है, वहाँ वहाँ आपने कंसंट्रेशन को मेंशन करना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आयंस की कंसंट्रेशन होती है और क्यों करना होता है आप आगे जाके देखोगे, अभी आज पढ़ोगे कि क्यों करनी होती है, पर यहाँ पे आप ना कंसंट्रेशन मेंशन करोगे उसकी। ठीक है, कितनी कितनी कंसंट्रेशन है, जैसे यहाँ पे तो आपके पास 1 मोलर ही होती है ना सॉरी डेनियल सेल में। ठीक है, तो डेनियल सेल में आपके पास 1 मोलर होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखी है 1 मोलर। ठीक है, जैसे ऐसे आपके पास कोई सा भी आपका पास गैल्वेनिक सेल आए, आप इसी तरीके से ही इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी का। देखो भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, देखो कहते हैं एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस there's a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrodes trying to make it positively charged। भाई देखो यहाँ पे आपके पास बड़ी सारी टेंडेंसी होगी कि भाई जो मेटल है, आपने देखा ना रिडक्शन जहाँ पे हो रही थी, रिडक्शन हाफ में। ठीक है, कि जो आपका मेटल है वो Mn पॉजिटिव यहाँ पे लगना चाहेगा। ठीक है, मेटल आपके पास लगना चाहेगा और इसको क्या बनाएगा पॉजिटिवली चार्ज। आपने देखा था ना कैथोड आपकी पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, एनोड आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है LOAN। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो रॉड है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इसको आप बोलते हो रिडक्शन पोटेंशियल, इसको आप बोलते हो रिडक्शन पोटेंशियल। सेम टाइम पे दूसरे इलेक्ट्रोड पे मेटल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड हैव द टेंडेंसी टू गो इनटू सॉल्यूशन एज आयंस एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स एट द इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज। उसी टाइम पे आपने जहाँ पे देखा था जो एनोड है, एनोड पे क्या हो रही थी आपकी ऑक्सीडेशन हो रही थी। ठीक है, तो आपके जो मेटल आयंस है वो निकल रहे हैं, तो बीच में क्या रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या आपके होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो ये आपकी रॉड भी क्या हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इसको आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो भाई ऐसे आपके ना यहाँ पे जैसे कैथोड पे रिडक्शन का पोटेंशियल बन रहा है और यहाँ पे एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल बन रहा है, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस हो रही है आपकी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसीज ऑफ द टू अपोजिंग रिएक्शंस द इलेक्ट्रोड मे बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। भाई देखो एक्चुअली होता क्या है,
हर समय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो ये नहीं कि एक आपका ऑक्सीडेशन करेगा दूसरा रिडक्शन करेगा, दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली ही होते हैं, दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली ही होते हैं। होता क्या है, इक्विलिब्रियम पे ना देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग अपॉन कि भाई किसमें ज़्यादा दम है, किसमें तो अगर अगर किसी में ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रही है तो नेट नेट आप उसको क्या बोलेंगे कि वो आपकी रॉड क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। अगर आपकी नेट नेट आपकी रॉड पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है, और ऐसे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है ना बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मतलब ये ऐसे आपके रॉड के ऊपर चार्ज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, तो ऐसे ये पोटेंशियल डिफरेंस जो बन रहा है इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस वो यानी कि जो आपके चार्ज डेवलप हो रहे हैं रॉड पे, ठीक है, जो आपके इक्विलिब्रियम पे, उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को आप बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और अगर व्हेन द कंसिडरेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्वड इन हाफ सेल इज यूनिटी, अगर आपके जितनी भी हाफ सेल में कंसिडरेशन जितनी भी स्पीसीज की वो सारी यूनिटी है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप दिखाते हैं भाई ई से, ठीक है, स्टैंडर्ड को आप दिखाओगे ई नॉट से। ठीक है, ई से यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी। देखो भाई आईयूपीएसी के मतलब देखो आप आईयूपीएसी ने यहाँ पे क्या काम किया, कहते भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना हम लेंगे हमेशा रिडक्शन वाला। क्यों, उसके पीछे क्या कहानी है। अगर भाई मान लो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, मैंने मान लो मैंने ले लिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, मैंने ले लिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरी जगह कहीं और कोई बंदा है, ठीक है, कोई और साइंटिस्ट है, वो रिएक्शन कर रहा है, सेम रिएक्शन उसने ले ली रिडक्शन पोटेंशियल, तो भाई उसमें तो वैल्यूज में चेंज आ जाएगा, फर्क आ जाएगा, आगे जाके आप कैलकुलेशन करोगे तो फर्क आएगा। तो एक को एक्सटेंडेड करना पड़ा कि भाई आइदर यू चूज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। आईपीएससी ने कहा भाई एक चुन लेते हैं, टॉस किया होगा उन्होंने, ठीक है, तो रिडक्शन आ गई होगी तो उन्होंने रिडक्शन मान ली। ठीक है, तो बेसिकली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होते दोनों सेम है, होते दोनों सेम है, क्योंकि जितनी रिडक्शन होगी उतनी ऑक्सीडेशन ही होगी, आपको पता है। ठीक है, ये नहीं कि रिडक्शन ज़्यादा हो रही है ऑक्सीडेशन कम हो रही है, जितनी रिडक्शन होगी उतनी ही ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, आपके पूरे सेल में अगर एक इलेक्ट्रोड आपकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर रही है उतनी दूसरी इलेक्ट्रोड आपकी रिडक्शन करेगी। पर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है आपने भाई कि एक को तो आपको लेना पड़ेगा सो दैट कि आपका मतलब आगे कैलकुलेशन में जाके आसानी रहे। उस वजह से इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल को ले लिया। न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होते हैं, बस इनका साइन अपोजिट होता है। ठीक है, तो आईयूपीएसी ने अब रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड लिया, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल में कंसंट्रेशन ऑफ आयन है कितनी 1 मोलर एंड टेम्परेचर कितना 298 केल्विन। ध्यान से, अगर टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन एंड कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर आपके पास गैस इलेक्ट्रोड है तो भाई स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन और कंसंट्रेशन 1 मोलर। ठीक है जी, चलो भाई सेल पोटेंशियल क्या होता है भाई, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल। सेल पोटेंशियल क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और इसको आप वोल्ट में मेजर करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड का किसी गैल्वेनिक सेल में, उसे आप बोलते हो सेल पोटेंशियल। ईएमएफ क्या होती है आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे ना किसी सेल से, तो उस वजह से तब आपके दोनों टर्मिनल्स पे कितना आपके पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जैसे भाई देखो इसका ना फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल का, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, यानी कि ईएमएफ ऑफ कैथोड या माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। अब देखो कैथोड होती है आपकी राइट में, एनोड होती है लेफ्ट में, तो कई बुक्स में लिखा होगा ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट, यानी कि राइट साइड का ईएमएफ और लेफ्ट साइड का ईएमएफ। ठीक है, लेना आपने रिडक्शन पोटेंशियल ही है, याद से लेना आपने रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ठीक है जी, और अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो आपने ऊपर नॉट लगा देना है। तो बार बार ऐसे पूरा मैं कैथोड एनोड नहीं लिखूंगा, मैं सीधा कैथोड के लिए सी और एनोड के लिए ए लिखूंगा। ठीक है जी,
जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिएक्शन रही, ठीक है, कॉपर और सिल्वर मिलके Cu2 पॉजिटिव और सिल्वर बना रहे हैं, ठीक है। इसको अगर मैंने रिप्रेजेंट करना तो हो क्या रहा है, कॉपर की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख दी, सिल्वर की क्या हो रही है रिडक्शन, यहाँ पे राइट साइड पे लिख दी, बीच में मैंने बना दिया सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब आप सेल रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भाई उसमें बैलेंसिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 सिल्वर है 2, तो इसको बैलेंसिंग वगैरह इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, करनी हो कर लो, नहीं करनी ना करो, कोई ऐसा चक्कर नहीं है सेल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो भाई इसका अगर मैं ई ऑफ सेल निकालूँ, इसका ईएमएफ निकालूँ मैं सेल की, तो कैसे आएगी, ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। तो भाई जब भी आपके पास रिएक्शन गिवन हो, अगर तो आपके पास इस तरह से सेल दिया है तो फिर तो आप देख लोगे कि क्या है, पर अगर आपके पास ऐसे रिएक्शन गिवन है तो सबसे पहला काम आपने उसको सेल में ऐसे पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, ठीक है, सो दैट आपको पता चले कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है, ठीक है। और बस इनका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। कैसे, इसका मतलब क्या है, एजी पॉजिटिव से, एजी का मतलब क्या है, रिडक्शन हो रही है ना, पॉजिटिव से +1 से 0, और Cu2 पॉजिटिव से 0, ये भी क्या है आपकी रिडक्शन। तो आपने हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेना, भूल के भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, साइन उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है जी। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके लिए आप क्या यूज करते हो, SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो भाई एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ई नॉट आप उसको नहीं डिटरमिन कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर जब आपका इक्विलिब्रियम आ गया ना इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन में, हाफ सेल में, ठीक है, तो कोई फर्दर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, है ना, कोई फर्दर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। तो उस वजह से आप ई नॉट की वैल्यू कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं भाई, फॉर एग्जांपल सीधी कहानी में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, अगर पूछो सर, मेरे से पूछो कि सर आपका घर कहाँ पे है ना, तो मैं पूछूंगा भाई कहाँ से पूछ रहे हो, कहाँ से पूछ रहे हो, ठीक है, मतलब आपका घर कितनी दूर है भैया, अगर जब आगे आप, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अपने घर में ही बैठा हूँ, ठीक है, तो फिर तो मेरा घर, मैं तो घर में ही बैठा हूँ, मान लो अपने, मैं अगर घर के बाहर ऐसे मान लो 2 किलोमीटर आगे गया हूँ, तो मैं बोलूँगा मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर आ गया, 3 किलोमीटर आगे गया तो मैं बोलूँगा 3 किलोमीटर, यानी मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट, सर यहाँ से यहाँ जैसे आप पूछो कि सर आपका रेलवे स्टेशन से आपका घर कितना दूर है, यू नीड सम रेफरेंस पॉइंट, है ना, यू नीड सम रेफरेंस पॉइंट कि कहाँ से मैं उसको मेजर करना शुरू करूं। वैसे ही यू नीड सम रेफरेंस पॉइंट कि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका कहाँ से मेजर करना शुरू करूं, ठीक है। इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या आई है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आपको कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेनी पड़ी, ठीक है। और आपके सिलेबस में जो है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और एक बड़ी कॉमनली जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज की जाती है दैट इज SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसका खासियत क्या है SHE का, कि इसमें आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना उसको आर्बिट्रेरीली टेकन है 0, आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना उसको आप ये आर्बिट्रेरली ये कहते हैं कि भाई 0 मान के चलते हैं, कि भाई हम तो 0 मानेंगे, ठीक है, इसको 0 मान लिया, इसके विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे बाकी कितने हैं, ठीक है। तो एक को आपने फिक्स कर दी, एक जगह फिक्स कर दी, आप इसके विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे कि एलिमेंट के पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे हैं, कितने कितने हैं, ठीक है। अब देखो SHE में होता क्या है, ये आपका पूछ लेते हैं, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। SHE में होता क्या है भाई, आपकी ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, इसको आपने कोड किया होता है विद प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है, इसको आपने कोड किया होता है मतलब आपने ही किया जाता है, मतलब इसको प्लैटिनम ब्लैक से कोट किया होता है, और इसकी जो इलेक्ट्रोड है ना उसको बीकर में प्लेस करते हैं कंटेनिंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 मोलर, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जहाँ पे आपकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलर हो, ठीक है। और H2 गैस एट 1 बार इज कंटिन्यूसली बबल्ड थ्रू द सॉल्यूशन एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। H2 गैस जो है ना 1 बार पे वो कंटिन्यूसली इसको बबल करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं जूम इन करूँ, this is your standard hydrogen electrode, this is your SHE, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लैटिनम लगी हुई है, प्लैटिनम फॉइल, ठीक है। तो ये यहाँ से आपकी H2 गैस जो है वो एट 1 बार यहाँ से सप्लाई हो रही है, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1 मोलर। तो ये छोटी सी हल्की सी डायग्राम है, ये कभी कभार पूछ लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कभी कभार, वैसे बड़ा रेयर होता है क्योंकि आपका केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। बट कभी अगर आए तो कर लेना भाई, ठीक है। बाद में कहना सर आपने तो कहा नहीं था नहीं करनी, कर लेना।
ठीक है, हल्की सी डायग्राम है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं SHE की, तो ऐसे करते हैं भाई। होगी तो कहानी सेम, आपको पता क्या होगा। हाइड्रोजन को आप बना रहे हो H2 से कन्वर्ट कर रहे हो H पॉजिटिव में, ठीक है, H2 से कन्वर्ट कर रहे हो H पॉजिटिव में, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, 0 से 1 पॉजिटिव, यानी कि इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन करा रहे हो, ठीक है। पर क्योंकि प्लैटिनम पे करा रहे हो ना, तो सबसे पहले आप ऐसे लेफ्ट साइड पे प्लैटिनम ज़रूर लिखते हो। तो जनरली क्या होता है भाई, जनरली क्या होता है कि जब भी आपने कोई हाफ सेल आपने पोटेंशियल मेजर करना है ना विद रिस्पेक्ट टू SHE, तो आप SHE को क्या मानते हो, एनोड, और एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे आपने ऑक्सीडेशन शो करनी है और पीछे आपने प्लैटिनम शो कर देना है, ठीक है, क्योंकि प्लैटिनम की सरफेस पे हो रहा है ना ये वाला काम, ठीक है जी। और जिसको आपने पोटेंशियल मेजर करना है जिसका, उसको आपने कैथोड ले लेनी है, ठीक है। और ई नॉट सेल आपको पता है क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड और माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। यहाँ से एक चीज़ याद रखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम है स्टैंडर्ड, इस वजह से आपका जो EMF आएगा दैट विल बी स्टैंडर्ड EMF, नॉट नॉर्मल EMF, ठीक है। स्टैंडर्ड EMF आप लेके चलते हो, एंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज 0, ठीक है। तो क्योंकि एनोड पे आपका है SHE है, तो ई नॉट ऑफ सेल आपका किसके इक्वल आ जाता है, ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है। जो आपका सेल का आप देखते हो ना, टर्न आप वोल्ट मीटर के ऊपर जो रीडिंग लेते हो, तो जो रीडिंग आपकी वोल्ट मीटर के ऊपर आती है, ठीक है, दैट इज द ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है जी। तो अगर जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू SHE, उसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, क्योंकि वो रिड्यूस होना चाहेगा, इस वजह से उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। जिस जहां पे आपकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, उसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि वो रिडक्शन होनी नहीं चाहता, ठीक है, उसकी रिडक्शन आप वो करना नहीं चाहता। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस आपको मैंने कहा था सेम हो गया, बस साइन का फर्क होगा, ठीक है। तो क्योंकि अब वहां पे रिडक्शन होनी नहीं चाहती, इस वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास Cu2 पॉजिटिव, आपने कॉपर का देखना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके पास आपने देखी वोल्टेज कितनी आ रही है, वहाँ पे रीडिंग कितनी आ रही है, 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो आपने देखा भाई ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये आपने ये इक्वेशन लगाई, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। ये आपने वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 0 होती है। तो आपका कितना आ गया, ई नॉट ऑफ कॉपर कितना आ गया भाई, 0.34 वोल्ट। इसकी मैंने रिप्रेजेंटेशन की, देखो लेफ्ट साइड पे मैंने क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं आपके एनोड, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पे एनोड की तरह रिप्रेजेंट किया, कॉपर को मैंने ऐसे कैथोड पे रिप्रेजेंट किया। सेम आपने नेक्स्ट में भी करना है। नेक्स्ट अगर जैसे आपने जिंक का निकाला है, तो वोल्टेज आ रही है -0.76 वोल्ट, यानी अब जिंक क्या करना चाहता है, जिंक ऑक्सीडेशन करना चाहता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू SHE, ठीक है। उस वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। सेम कहानी जैसे उसमें कैलकुलेट किया वैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इसके भी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करो, उसको ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज करो, उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन बहुत शानदार है, बहुत शानदार इसकी एप्लीकेशन है। देखो भाई, कंपेयर सबसे पहले है कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग पावर। भाई कौन ज़्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, कौन रिडक्शन करेगा। जिसका तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका लो आ रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, आपके पास वैल्यू क्या होगी ई नॉट की, या तो नेगेटिव होगी या लेस पॉजिटिव होगी। आपको कंपैरिजन के लिए आ सकते हैं क्वेश्चन, और इस टॉपिक में से तो बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं। तो भाई इसे ध्यान से सुनना। अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, इसका मतलब क्या है कि ई नॉट की वैल्यू या तो नेगेटिव है या लेस पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, रिडक्शन पोटेंशियल लो है, यानी कि रिडक्शन होनी नहीं चाहती, ठीक है, ये एलिमेंट अपनी रिडक्शन नहीं करवाना चाहता, उस वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस वजह से ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, आपको पता है जो ऑक्सीडेशन अपनी करवाते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, और जो अपनी रिडक्शन करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिवर्स होता है ना, अपने रिडॉक्स में बड़ा होगा +1 में, ठीक है। तो क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन आराम से हो जाती है, इस वजह से इट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, और ये एक्ट करता है एज एनोड। क्या, एज एनोड। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो उल्टी कहानी, ये यहाँ तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इजीली रिड्यूस हो जाएगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो एक्ट कैसे करेगा, एज कैथोड, ठीक है। सो ये है आपकी
टेबल है एनसीईआरटी का, ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। भाई याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कर सकते, इतनी सारे वैल्यूज़ हैं, ना वैल्यूज़ याद रख सकते हो, ना आप ऐसे ये वाला ऑर्डर याद रख सकते हो, सिर्फ मोटा मोटा के याद रखो। जैसे अब देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, ठीक है। लिथियम है, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होता है, ठीक है। यानी कि लिथियम अपनी ऑक्सीडेशन करवानी चाहता है, रिडक्शन बिल्कुल नहीं करवाएगा। फ्लोरीन है जो अब है ना, फ्लोरीन ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं करवाएगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, आपको पता है, ठीक है। तो आपको ये सारी कहानियां आपको पता है कि किसका होना चाहेगा। कुछ कुछ वैल्यूज आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज आप देख सकते हो। जैसे आपके यहाँ पे कुछ मेटल है, जैसे कॉपर है, कॉपर, ठीक है, कॉपर की वैल्यू कितनी आ रही है, आप देख रहे हो 0.34, ठीक है। जैसे आपका डेनियल सेल की अगर मैं बात करूं, डेनियल सेल में क्या था आपके पास, ये Cu2 पॉजिटिव था, और एक है आपके पास भाई जिंक, ठीक है। तो Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.34, जिंक की कितनी आ रही है, -0.76। तो जिसकी नेगेटिव में वैल्यू आ रही है वो क्या करनी चाहती है, वो क्या करना चाहता है, ऑक्सीडेशन। जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है वो क्या करवाना चाहता है, रिडक्शन, ठीक है जी, ठीक है। तो इस वजह से आप जिंक को डालते हो एज एनोड, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, और कॉपर को डालते हो एज कैथोड, यानी कि रिडक्शन हाफ सेल में, ठीक है। तो दूसरा आपकी एप्लीकेशन आती है कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। देखो भाई फॉर्मूला आपको पता है क्या है, अगर आपने देखना है भाई ई नॉट कैसे है, ये तो आपके पास वैल्यू सारी गिवन है ई नॉट की, ठीक है, ये आपके पास ई नॉट की वैल्यूज गिवन है आपके पास, ठीक है। एक और चीज़, जैसे जैसे आप देखो, जैसे कह रहे हैं भी नीचे जाओगे ऊपर जाओगे आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेगा या रिड्यूसिंग एजेंट, छोड़ दो, सिंपल कहानी है, इसको याद रखना। लो रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, तो क्या करवाएगा, रिडक्शन हो जाएगी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे भाई, देखो ई नॉट ऑफ कैथोड किसको लेंगे, कैथोड किसको लेंगे, जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है। एनोड किसको लेंगे, जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, यानी जिसकी जो ऑक्सीडेशन करवानी चाहता है अपनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर है, इसका ई नॉट है 0.80 वोल्ट, ठीक है, और आयरन का कितना, -0.44 वोल्ट, ठीक है। तो भाई देखो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, आयरन का आ रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, एनोड, और सिल्वर को क्या लेंगे हम, कैथोड। तो आप फिक्स नहीं कर सकते कि कैथोड एनोड, मतलब कैसे कि ये वाला कैथोड रहेगा ये एनोड ही रहेगा। दो या दो से ज़्यादा जितने भी आपको दिए होंगे एलिमेंट्स, उसको आप कंपेयर करोगे कि भाई कौन एनोड बनेगा या कौन कैथोड बनेगा, ठीक है। दो एलिमेंट्स में आप कंपेयर करोगे, ऐसे नहीं हर एक में आप कंपेयर करने लग जाओ। बस ई नोड एल अगर आपने निकालना है, बस कैथोड की वैल्यूज आपके पास गिवन है, एनोड की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ई नोड ऑफ सेल आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर मैं कहूँ भाई, ये आपका बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप आप अगर जिंक सोल्यूशन में कॉपर को रख दो, ठीक है, तो आपका कोई रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास ये देखो पोटेंशियल क्या है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, जिंक का -0.76। भाई जिसकी रिडक्शन करानी, यहाँ पे जिंक की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना, यहाँ पे जिंक की रिडक्शन हो रही है, जिसकी रिडक्शन करानी है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, पर यहाँ पे तो लोअर है, ठीक है। तो इस वजह से ये रिएक्शन आपकी नॉट पॉसिबल। बट ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जिसकी रिडक्शन करवा रहे हो आप, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बहुत आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है विच इज कॉल्ड नर्न्स्ट इक्वेशन। आज की वीडियो मेरे को लगता है थोड़ी लंबी जा रही है, पर चलो कोई बात नहीं, हम अपना टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जैसे मर्जी, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, बड़ा है, और मेरे को नर्न्स्ट इक्वेशन हम साथ में कर लें सो दैट कि हम अपना टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएँ। नॉन इक्वेशन की बात करें भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयन को आप चेंज करोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका चेंज होगा। इसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था नॉन इक्वेशन ने, ठीक है। कैसे भाई, देखो ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड की आपने एक इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रहा है ये रिडक्शन हो रही है ना, यहाँ पे रिडक्शन आप हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई कैसे लिखोगे, EMF of electrode is equal to E naught of electrode minus RT upon NF natural log concentration of
प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको पता है ये सॉलिड है, इस वजह से इसको आप क्या लोगे यूनिटी, तो क्या आ जाएगा आपका एल नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, तो ये आपको एक तो फॉर्मूला एक तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना डरने वाली बात नहीं है, ईजी है फॉर्मूला। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी है आपका टेम्परेचर, एन है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड, एफ है आपका फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है, एम एन पॉजिटिव आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और ये है आपका स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो आप एस से पता करोगे। ठीक है, अगर मैं डेनियल सेल की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल डेनियल सेल की, तो कैथोड पे क्या है आपकी कॉपर है। ठीक है, कॉपर है आपकी, कॉपर क्या करा रही है, रिडक्शन करा रही है, लिख दिया। एनोड पे भी आपने अभी देखो, एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है 100%, बट आप क्योंकि ईएमएफ किस में लेते हो, रिडक्शन पोटेंशियल में, तो आप हमेशा रिडक्शन शो करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिडक्शन शो करी जिंक की, ये आपने उसकी इक्वेशन लिख दी, सेम कहानी। अब देखो मैंने एन एफ में लिखा, मैंने एन की जगह मैंने लिख दिया 2, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हैं कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो एन आपका क्या आएगा 2। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल क्या आएगा, सेल पोटेंशियल देखो, सेल पोटेंशियल आपने अभी देखा था कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, तो ई सेल आपका क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल कैथोड माइनस एनोड माइनस आर टी अपॉन 2f नेचुरल लॉग ऑफ कैथोड माइनस एनोड। ठीक है भाई, देखो इसको तो आप बोलोगे, इसको इस चीज को तो आप बोलोगे ई नॉट ऑफ सेल, ये तो आपको पता है। ठीक है, आर टी अपॉन 2f आपका आ जाएगा, कॉमन है, कांस्टेंट है। नेचुरल लॉग, अब देखो नेचुरल लॉग आपको पता है फॉर्मूला, एल एन ए माइनस बी, एल एन ए बाई बी के इक्वल होता है। ठीक है, ए बाई बी के इक्वल होता है, तो आपको था कि सर ऊपर कॉपर नीचे जिंक आना चाहिए, पर नहीं, ये 1 बाय कॉपर है, 1 बाय जिंक का तो आएगा 1 बाय कॉपर अपॉन 1 बाय जिंक, तो ऊपर आ जाएगी आपका जिंक, है ना, ऊपर को आ जाएगा, तो यहाँ पे जिंक अपॉन कॉपर बन जाएगी, ना कि कॉपर अपॉन जिंक। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, गलती ना करना भाई, गलती मत करना। याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि आपके नर्स इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग एनोड अपॉन कैथोड। अगर सेल की बात करें, सेल की पिछली थी आपकी इलेक्ट्रोड की, ये है डेनियल सेल की, ये है आपकी सेल की आपकी नर्स इक्वेशन। ठीक है, ऊपर एनोड नीचे कैथोड, ऊपर ए वाला नीचे सी वाला। ठीक है, ऊपर पहले वाला लेटर नीचे दूसरे वाला लेटर। ठीक है जी, अगर आपकी कोई जनरल केमिकल रिएक्शन है, बस इसमें सिर्फ यही चीज़ है, कहानी कुछ नहीं है। एक तो क्यू लिखा, क्यू इसलिए लिखते हैं भाई, आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में +1 में, इसको रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बस इनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको आपने पावर में लगा देना है। ठीक है, और ये आपकी बन जाएगी नर्स इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन क्योंकि लंबी सी है, इसमें आपको आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू, टी की वैल्यू, है ना, ये सारी वैल्यूज वगैरह पुट करनी पड़ेंगी। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने कहा भाई थोड़ा सा काम करते हैं, आसान करते हैं बच्चों के लिए। उन्होंने कहा अगर आपके पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, है ना, अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है, आर की वैल्यू पुट कर दी, एफ की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये है आपकी 96487 कूलम पर मोल। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके आपके पास सीधा सीधा क्या आंसर आया, ये सारी की सारी टर्म को आप कैसे लिखते हो, आप -0.059 अपॉन एन। ठीक है, तो -2.303 आर टी अपॉन एफ की जो इन्होंने वैल्यू सब्सिट्यूट की ना एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, तो आपके पास क्या आ गई, किसके इक्वल आ गई, -0.059। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला 99% यूज़ होगा, 99% आपका यही वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। बहुत कम चांस होता है कि ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करने को आए अगर टेम्परेचर कोई और दिया हो। ठीक है, पर 99% आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, एज पर एज बोर्ड इज कंसर्न, तो मैं तो 100% मान के चलूंगा यहाँ पे तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल, ये आपका सेल है। ठीक है, आपके पास ई नॉट जिंक दिया, ई नॉट सिल्वर का दिया है। भाई देखो आपने पहले तो लिखी रिएक्शन, लिखी, इसमें आप देखो अगर आपके पास रिएक्शन है तो रिप्रेजेंटेशन में लिखो, सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखो, अगर आपके पास रिप्रेजेंटेशन में है तो रिएक्शन में लिखो, दोनों चीज़ें आपको चाहिए सो दैट आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ कैथोड कौन सी है भाई,
ये है कैथोड, ये है एनोड। क्या है? कैथोड अपॉन, ये है कैथोड, ये है एनोड। ठीक है, तो कैथोड का आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80, एनोड का आपके पास कितना रिडक्शन पोटेंशियल -0.76। एक और चीज़ का ध्यान रखना भाई, अगर आपको एग्जामिनर ने भूल के, वैसे भूल के क्या, जानबूझ के, कई बार क्या होता है, मैंने भी देखी है कुछ कुछ क्वेश्चंस, कभी कभार, हर बार नहीं पर कभी कभार, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देंगे। मान लो ऐसे दे दिया इन्होंने, Zn1 Zn2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, ऐसे दे दिया। बच्चे यही वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यही वाली वैल्यू पुट करने का नुकसान क्या होगा कि आपने अगर यही वाली वैल्यू पुट कर दी है ना, तो आपका ई सेल जो है वो तो गलत आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये वाली वैल्यू को आपने नहीं पुट करना, आपने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही लेनी है। अगर आपके पास गलती से या जानबूझ के उन्होंने आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना है इनटू रिडक्शन पोटेंशियल और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने ऐसे पेपरों में देखा है कई। ठीक है, तो ये मत हो कि आपके साथ वो वाला चांस हो जाए। ठीक है, ना ही हो तो अच्छा, पर अगर हो जाए तो यू शुड बी अवेयर। कुछ नहीं करना, नेगेटिव साइन लगा देना, बस साइन रिवर्स कर देने। ऐसे यहाँ पे मान लो अगर ऐसे कर दिया, ई नॉट ऑफ ए जी से ए जी पॉजिटिव, ठीक है, -0.80 वोल्ट, ऐसे करके दे दिया, तो खुश नहीं हो जाना कि भाई ये तो मतलब ऐसे दिया है। ना ना ना, इसको आपने रिडक्शन पोटेंशियल लेना है आपने। ठीक है, तो अपने साइन चेंज कर देने बस, और कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर देने। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया फिर नहीं करने पंगे, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो फिर साइन चेंज करना है। बस वैल्यू पुट कर दो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, वैल्यू पुट करिए, आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल आ गया, इक्वेशन में पुट कर दो। अच्छा, आप आपने सारा पुट किया, ये देखो ध्यान से, ऊपर क्या प्रोडक्ट, नीचे क्या है आपका रिएक्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसिस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। जिंक की कितनी है 0.1 मोलर, सिल्वर की कितनी 0.01। भाई आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्यों ऐसे आपको सॉल्व करके दिया है, इसका कारण है यहाँ पे ना 0.1 नहीं डालना या 0.01 नहीं लिखना, 10 की पावर में लिखो हमेशा। यहाँ पे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 10 की पावर में लिखना है। 0.1 है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻⁻1। 0.01 है तो मैं लिख सकता हूँ 10⁻²। बस ऐसे लिख दो। अब सिल्वर के साथ क्या है, 2 लगे ना, ये इक्वेशन यहाँ के लिए जरूरी है। देखो, ई नॉट ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, और नर्स इक्वेशन लगाने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सिल्वर के साथ कितने हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, उसको पावर में लेके आपने सॉल्व किया 10⁻3। ठीक है, और अब आपको पता है log 10⁻3 क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि आपने देखा ना पीछे अपने ये जो सॉल्व किया हुआ था, यहाँ पे भी सारा कुछ सेम किया था, बस इन्होंने नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर दिया था लॉग में, तो 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हो। ठीक है, इसको ये सारे को आपने ऐड करके आपका आया था 0.059। ठीक है, बस log 10⁻3 क्या होती है, 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई कराया। अब देखो ध्यान से, ये आपकी छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपने, ज़रूरी नहीं कि आप इसको पूरा ऐसे सॉल्व करने बैठो, 0.059 को पूरा सॉल्व करो तो पूरा लग जाओ ऐसे, अरे 0.02 एंड ऑल दैट, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। 0.059 है ना, ये कटिंग भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। अगर तो कट होता है किसी तरीके से 0.059 तो कट कर दो, अगर नहीं होता 0.059 को आप अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल मान सकते हो, 0.06। पेपर में नहीं करना भाई, कटिंग कुटिंग मत कर दियो, फिर बाद में कहो कि सर हमारे नंबर कम है, कुछ नहीं पंगे लेने। ठीक है, देखो अगर मैं इसको 0.06 मान लूँ, ठीक है, क्योंकि 59 है, मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.06 मान लूँ, तो क्या आ जाएगा, ये आपका कट हो गया 0.03। 0.03 से 3 से मल्टीप्लाई करें 0.09, तो कितनी आ गया आपके पास वैल्यू 1.47। आपको थोड़ा सा शक हो तो आप अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा दो। ठीक है, तो ऐसे आपका काम आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करनी। ठीक है, तो नॉर्मली आपको ऐसे लॉग वगैरह की वैल्यू तो आपको ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभार आपको अगर आ जाए कि लॉग मतलब ऐसे फंस जाओ तो आपको लॉग की वैल्यू गिवन होगी, अगर कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ हुई वैल्यू। अदरवाइज तो ऐसे आपको 10 की पावर नहीं दी होगी, 10 की पावर तो आपको पता ही है। ठीक है, हाँ कभी कभार सीबीएसई वो भी दयावान हो तो वो भी दे देती है 10 की पावर, पर 10 की पावर वाली लॉग तो आपको पता ही है पावर ही होती है। ठीक है, उसका आंसर पावर ही होता है।
नेक्स्ट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन। भाई देखो गैल्वेनिक सेल हुआ जो है आपका वो इनडेफिनेटली तो काम करेगा नहीं, कभी ना कभी तो आके रुकेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एनोड में ऑक्सीडेशन होगी, होते 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 इतनी ऑक्सीडेशन होगी कि पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपकी कटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करगी, कैथोड पे जो रिडक्शन होते होते कटायन की कंसंट्रेशन बड़ी डिक्रीज करगी, उस वजह से वोल्टेज आपकी यहाँ डिक्रीज कर जाएगी बड़ी ज़्यादा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी, जिस वजह से आप सॉल्ट ब्रिज लगाते हो। पर कब तक, वो भी भाई एक उसमें कंसंट्रेशन फील्ड है, पर वो भी तो एक ना एक दिन ख़त्म होगी ना, फिर तो सेल रुकेगा ही, है ना। सेल रुकेगा, आफ्टर सम टाइम कोई आपके कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी 0, यानी कि ई सेल आपका कितना आ जाएगा 0 वोल्ट, यानी आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, वहां पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, इक्विलिब्रियम आ गया, ई सेल आपका 0 है, आपके ये जो इक्वेशन थी, ठीक है, आपने ई सेल की वैल्यू 0 पुट कर दी, और जो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट था ना क्यू, अब वो किसके इक्वल आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के, ठीक है। याद है ना इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने पढ़ा था +1 में, तो के सी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। बस ये आपने 0 पुट कर दी, इसको आपने 0 पुट कर दिया, तो ई नॉट ऑफ सेल किसके इक्वल आ जाएगा, 2.303 RT अपॉन एन ऑफ लॉग के सी, ठीक है। एंड एट 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। बस कुछ नहीं करना, सिंपल है, बस इसको 0 पुट कर दो और अपनी नर्न्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज को उसमें सीधा कर दो, बस माइनस का साइन हट जाएगा, प्लस लग जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे देखो, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये रहा आपके पास रिएक्शन, ई नॉट ऑफ सेल आपके पास गिवन है। भाई देखो ई नॉट ऑफ सेल आपके पास गिवन है, आपको पता है ई नॉट ऑफ सेल गिवन है, ई सेल आपका 0 होगा, तो क्या आएगा 0.059 अपॉन 2 लॉग के सी, ठीक है, 0.46 वोल्ट लॉग के सी आपकी किसके इक्वल आ जाएगी। भाई देखो आपको पता है आपने ई नॉट ऑफ सेल आपको गिवन है, ई नॉट सेल के आपने मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कराया 2 को, ये आपके पास क्या हो रही है ना, देखो ध्यान से, ई नॉट सेल से 2 से मल्टीप्लाई कराया डिवाइडेड बाय 0.059, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा 15.6। अब कहानी है के सी फाइंड आउट करना आपने, ठीक है। तो आपके पास ऐसे गिवन होगा भाई, गिवन होगा कि लॉग 15.6 इज इक्वल टू 3.92 इंटू 10⁻15। ऐसा नहीं है कि आप उसका पूरा एंटी लॉग वगैरह निकालने बैठो, तो ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पेपर में गिवन होगा, नहीं होगा तो भाई यहाँ तक कि छोड़ आइयो, क्योंकि सीबीएसई इतना निर्दयी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देगा वैल्यू, सर आपको कहेगा कि भाई निकाल लो, मैथ करो केमिस्ट्री के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में केमिस्ट्री ही कराएंगे आपसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू गिवन होगी, यहाँ तक भी अगर आपको नहीं गिवन है यहाँ तक भी सॉल्व कर दो, ठीक है, चलेगा। भाई देखो नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, मेरे ख्याल थोड़ा सा ही रह गया आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। भाई देखो ये भी एनसीईआरटी का पैरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको मैक्सिमम वर्क चाहिए किसी गैल्वेनिक सेल से, ठीक है, तो चार्ज हैज़ टू बी पास्ड रिवर्सिबली, उसमें आपको रिवर्सिबली चार्ज पास करना पड़ेगा, और ये रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा काम कराओगे एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो गिब्स एनर्जी क्या आएगी आपकी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई एफ सेल, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई एम एफ ऑफ सेल। ये आपने फॉर्मूला कुछ याद रखने, नर्न्स्ट इक्वेशन वाला और ये डेल्टा जी वाला, ये फॉर्मूले 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएंगे, ठीक है, 1-2 बार ऐसे क्वेश्चंस करोगे याद हो जाएंगे। याद रखना ई सेल आपका जो है ना वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट जो आपका डेल्टा जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसकी जो वैल्यू है ना वो डिपेंड करती है एन के ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन लिखे, जिंक प्लस कॉपर दिस वाली इक्वेशन है ना, तो इसमें आप देख सकते हो एन कितना आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ठीक है, तो डेल्टा जी किसके आ रहा है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भाई, यहाँ पे 2 × 2 4, तो यहाँ पे आपकी जो डेल्टा जी वाली इक्वेशन है उसमें एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है, 4 आ जाएगी इसमें, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सारी आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, अगर आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज की सभी के सभी की कंसंट्रेशन यूनिटी है, तो आपको पता
आपको पता है कि ई सेल किसके इक्वल होता था, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ के इक्वल होता था ना ईएमएफ आपका, अगर आपकी यूनिटी कंसिडरेशन हो तो उस केस में डेल्टा जी नॉट, बस ईएमएफ में भी आप ई नॉट लगाते थे, डेल्टा जी में भी आप डेल्टा जी नॉट लगाओगे माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है, आपका एक ए बी रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये कुछ दो चार आपके फॉर्मूलेज हैं, इसको अपनी फॉर्मूला नोटबुक में ज़रूर ज़रूर नोट करना भाई, ज़रूर नोट करना। बाद में कहोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, एनसीईआरटी से ही है और कहीं से नहीं आया, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपका जो रिलेशन है विद गिब्स फ्री एनर्जी, वो कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, माइनस आर टी एल एन के, या डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी एल एन के। मैं लिख भी देता हूँ, डेल्टा जी, ठीक है, आर जी नॉट यानी रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, ठीक है। तो अगर आपने लॉग में चाहिए वैल्यू तो आप लॉग में लिख सकते हो, नेचुरल लॉग में चाहिए नेचुरल लॉग में कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डीनियल सेल इज दिस, स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ सेल आपको ये दिया हुआ, आपको पता है डीनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। आपने गिब्स एनर्जी चेंज निकालनी है, सेम वही रिएक्शन आपको दे रही है, ज़रूरत नहीं है पर चलो दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो एन एफ आपको पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, याद रखना यहाँ पे तो आपको दिया 96487 कूल नंबर मोल, ठीक है। कल मैं आपको कराऊंगा ये फैराडेज वाला, फैराडेज कांस्टेंट का आपको कल कराऊंगा थोड़ा सा, कल नहीं तो परसों, ठीक है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हो आप 96500, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हो 96500, ऐसे कौन याद रखेगा 96487, भूल जाओ, 96500 भी आप वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। इसी से कर दियो क्वेश्चन, लास्ट में अप्रॉक्सीमेट साइन लगा देना, ठीक है। एन आपको पता है, एन इसमें क्या होता है, डीनियल सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो बस एन की जगह आपने 2 पुट किया, एफ में आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और ई नॉट ऑफ सेल आपको कितना गिवन है 1.1, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म, कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये जो आपके 2.5 एंड 2.6 है, ये सीधा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है, वो आप कर सकते हो, अभी मैंने आपको कराए हैं उसके जैसे क्वेश्चंस, उसको ट्राई करना। 2.4 आपको करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस है कि भाई देखो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालनी है, ठीक है, जिसका पीएच है 10, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपने पोटेंशियल निकालना है, सीधी सी बात है, पीएच 10 यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव कितनी होगी, आपने पढ़ी है +1 में, कितनी, 10⁻⁻10, ठीक है। तो पीएच 10 यानी 10⁻⁻10, याद है ना पीएच, है ना। अगर पीएच होता था आपकी मान लो 7 है तो 10⁻⁻7, ठीक है, 10 की पावर माइनस में जो भी होगी उसको आप पीएच लेते थे, ठीक है। पोटेंस हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, याद आ गया कुछ, ठीक है। बस 10 पीएच है तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10⁻10 मोलर। बस आपने क्या निकालना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है ना, इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो जैसे आपने ईएमएफ सेल में लिया था ना 2.303 RT अपॉन एफ की वैल्यू आपने ली है 0.059, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड में भी ले सकते हो, सेल में भी लिया है आपने, इलेक्ट्रोड में भी ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है उसमें, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दिया आपने, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है, इसलिए लिखिए, आपको पता कि चले कि एन कितना, एन आपका 1 है, ठीक है। एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपके पास है 10⁻⁻10, ऊपर आएगा 10 बन जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया -0.59 वोल्ट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे भाई, आज थोड़ा सा लंबा गया सेशन, बट आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो अपने प्रैक्टिस करते रहें, फिजिकल है इसमें क्योंकि टाइम ज़्यादा लेना पड़ा, क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन है उसमें तो वो तो आपके सारा इंट्रोडक्शन में ही आपका काफ़ी टाइम इसमें जाता है। तो आई होप अगर आपने पढ़ा तो आपका अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर आप ये पहली बार भी अगर कर रहे हो चैप्टर, ठीक है, अगर आप थोड़ा लेट भी हो गए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो, पर अगर आप लेट भी हो गए और तब भी आई होप कि आपको चीज़ें कुछ कुछ आपकी पकड़ में आई होंगी, ठीक है। सो आप बस अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहे, फॉर्मूलाज को, डेरिवेशंस को अच्छे से देखें और अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करें। सो कल हम मिलेंगे अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।